कि उन्होंने शुरू से ही अ, अभी लाइव हुआ। आज हम लोग मुखातिब हैं कालीचरण स्नेही सर से। इन्होंने बहुत जब मैं इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था ताकि आज इनका परिचय, एक सम्यक परिचय मैं आपसे दे सकूं। और सर से काफ़ी मेरी 2 बार मुलाकात है। एक बार गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ये दक्षिण हाँ हाँ भारतीय हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिहार में, वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ हाँ मॉरिशस सर। में भी मैं गया तो सर मिल गया अचानक, बड़ी हाँ खुशी बिल्कुल। हुई। एक हाँ एक वहाँ पे सर से मिलके तो मैंने देखा कि सर लगातार 1984 से काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन का डिजिटल लाइब्रेरी जब मैं खोज रहा था तो सर के फोटोग्राफ वहाँ शंकर दयाल शर्मा के साथ मुझे मिले। तो मुझे सुखद हाँ आश्चर्य हुआ कि सर कितने सक्रिय रहे अलग अलग फील्डों में। जब इनकी रचनाओं पर भी मैंने ध्यान दिया और आप भी ध्यान देंगे तो देखेंगे कि नाट्य मंजरी उन्होंने लिखा। मतलब न सिर्फ जिसको पारंपरिक रूप से दलित साहित्य समझा जाता है या दलित वैचारिकी, बल्कि नाट्य मंजरी से लेके बनारसी दास चतुर्वेदी के व्यक्तित्व से लेके हर फील्ड में इतना वैविध्यपूर्ण शायद ही किसी दलित लेखक का मेरी जानकारी में है। मैंने तमाम दलित लेखकों को पढ़ा है। दलित लेखक का साहित्य जो नेमी दास जी ने लिखा वो भी पढ़ा, एन सिंह का पढ़ा। लेकिन इतना विविधतापूर्ण अलग अलग क्षेत्रों में लिखना, नाटक के ऊपर, साहित्य शास्त्र के ऊपर सर ने लिखा है, अंबेडकर के ऊपर दलित वैचारिकी को और दलित आंदोलन को ध्यान रखते हुए सर ने लिखा है। तो मुझे थोड़ा सा संकोच भी हो रहा है कि ऐसे एक सुदीप व्यक्तित्व का परिचय क्या करवाना, जो भी हमारे दलित साहित्य या हिंदी साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, सब सर के बारे में। और इनके अगर व्यक्तिगत परिचय करें तो इनके नाम में ही स्नेही लगा हुआ है। जिससे भी मिलते हैं मुस्कुराते हुए स्नेह से भरा हुआ व्यक्तित्व है। जबकि अरुंधति राय वगैरह जो आरोप लगाती हैं दलित लेखकों पर, अरुंधति राय को आप सब जानते होंगे कि बड़े कटु हो जाते हैं आक्रोश में लड़ते हुए। तो ये शिकायत अगर उन्होंने कालीचरण स्नेही जैसे व्यक्तित्व और प्रोफेसर साहब से मिली होती तो ऐसा वो नहीं बोलती। ये प्रतिरोध को दृढ़ता से रहते हुए भी कभी भी कटु नहीं होते, अपने आप को कभी भी उस ये सबसे बड़ी विशेषता सर की मुझे लगती है। और कई बार मैं अखबारों में सर का नाम पढ़ रहा था कि हिंदी विभाग का जो आगे प्रेमचंद की मूर्ति लगी हुई है तो उसका ध्यान, तो बहुत शालीनता से इन्होंने जवाब दिया कि वो प्रशासन का काम है, लोग तो माला हर साल पहनाते हैं। तो इस तरह से कभी भी सुपर कूल इनका जो व्यक्तित्व है, अगर व्यक्तित्व को बात करें परिचय के रूप में सर का, और कृतित्व की भी बात करें तो वो भी काफी, तो ये व्यक्तित्व से लेके कृतित्व तक सर का बहुआयामी है। एक शब्द में अगर मैं बनना चाहूं, और आपके और सर के बीच में बहुत बाधा न बनते हुए मैं सर से गुजारिश करूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पे सर बोलने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि दलित हिंदी साहित्य में ही किसी सैद्धांतिकी का विकास नहीं हुआ। तो ऐसे में जो जिसको सवर्ण लोग हम लोग बोलते हैं, वो किसी भी सैद्धांतिकी का विकास आलोचना के क्षेत्र में खुद निर्मला जैन जी मानती हैं कि किसी सैद्धांतिक पक्ष कैनन का विकास नहीं हुआ। तो ऐसे में हम दलित साहित्यकारों पे कर्तव्य आ जाता है कि हम ही लोग सिद्धांत विकसित करें। भाई तुम तो असफल हो गए तो अब हमको बैटन दे दो। तो इसको विकसित करने का ऑलरेडी सर के अम्बेडकर के ऊपर दलित विमर्श और विमर्श के रूप में एक किताब है और उसमें विस्तार से सर ने समझाया है कि किस तरह हमारी विचार की और एक सिद्धांत की हिंदी, और हम दलित साहित्य का हाशिया नहीं होकर दलित साहित्य हिंदी का मुख्य धारा बन जाए। वही सामान्य तौर पर जब हिंदी साहित्य बोला जाए तो उसका अर्थ दलित साहित्य समझा जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। और इस कोशिश के तरफ बड़ा एक गंभीर प्रयास है सर का। दलित विचारकी पर उनका जो लेखन है तो उसको हम लोग सुने। और सर से मेरी गुजारिश है, इसरार है कि सर इस पे हम लोगों को आलोकित करें, प्रकाश करें। और सर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।
चलिए, बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। आपका। मेरा परिचय जहाँ आपने बड़ा चढ़ा करके दिया है, मित्र होने के कारण हो जाता है ऐसा। मैं सभी जी जी। जय भीम कारवां के मित्रों को, दर्शकों को जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय कहता हूँ। और मैं अपनी बात आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। देखिए, नया कुछ नहीं कहने वाले हम लोग। दलित साहित्य की चर्चा इस देश में लंबे अरसे से हो रही है। मैं कहूँगा महाराष्ट्र में तो 1962 में जब बलुत दया पवार साहब की, पद्मश्री दया पवार साहब की कृति आ चुकी थी, तब से चर्चा में रहा है दलित पैंथर के माध्यम से। और उत्तर भारत में भी लगातार चर्चाओं में रहा है। जब बाबा साहब, हमारे पूज्य बाबा साहब जब विद्यमान थे, उनके समय भी स्वामी अच्युतानंद उत्तर भारत में इसकी साहित्य की, खासकर जो है पौराणिक विरोध का जो साहित्य था, उसकी शुरुआत कर चुके थे। तो ये एक तरह से चर्चाओं में तो रहा है, लेकिन यह है इसकी उपेक्षा की गई है, इसको इग्नोर किया गया है और जानबूझ करके इग्नोर किया गया है। मैं बात करूंगा दलित जीवन की जो वैचारिकी है, दलित साहित्य की वैचारिकी है, उस पर पर्याप्त हमारे मित्रों ने अब तक प्रकाश डाला है। लिखित रूप में कई पुस्तकें भी आई हैं, चर्चाओं में, संवाद में, परिचर्चाओं में ये बात उठती रही है। देखिए, बात यह है कि दलित वैचारिकी का सीधा मतलब है संविधान से संबद्ध वैचारिकी। अलग हमारा कुछ नहीं है। जो संविधान सम्मत है, बाबा साहब संविधान में जो अनुच्छेद किया है, जो बाबा साहब ने संविधान निर्मित किया है, संविधान सभा के द्वारा जो अंगीकृत है और आत्मार्पित है, उस संविधान के दायरे में रह करके जो मानवीय अधिकार हैं, जो मनुष्य होने के कारण जो वंचना दलितों को झेलनी पड़ी थी, वो उसकी बहाली का ये उपक्रम है, पूरा का पूरा एक साहित्यिक आंदोलन है। ये एक तरह से केवल कविता या कहानी या उपन्यास या आत्मकथा, ये केवल हमारा साहित्यिक बाग विलास नहीं है। ये हमारा अपने जीवन में परिवर्तन लाने का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आंदोलन धर्मी जो साहित्य है हमारा। जिस तरह से वामपंथी साहित्य कभी आंदोलन धर्मी हुआ करता था, और उसी तरह से दलित साहित्य भी एक वैचारिकी को लेकर के आया है। और बाबा साहब से प्रभावित होकर के, जब बाबा साहब की बात हम करते हैं, पूज्य बाबा साहब की जब बात हम करते हैं, तो उसमें स्वाभाविक रूप से तथागत गौतम बुद्ध और कबीर की जो संत परंपरा है, सदगुरु कबीर की जो संत परंपरा है, निर्गुण परंपरा, वो भी उसमें अनुसूचित हो जाती है। और आगे चल करके राष्ट्रपिता जिनको हम बोलते हैं, परम पूज्य ज्योतिबा फुले साहब, उसमें शामिल रहते हैं। तो बाबा साहब को जो हम कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, इसका मतलब है कि हम वहीं से परंपरा से चालू, जहां से गौतम बुद्ध की वैचार की चलती है। बाबा साहब को मानने का या स्वीकार करने का या उनको, उनकी वैचारिकी पे चलने का मतलब है कि हम इस पूरी लंबी परंपरा को मानते हैं। जैसे आपने देखा है कि पहले कहा जाता था कि बाबा साहब पर एक आरोप लगा था, या संविधान निर्माताओं पर एक कहा गया था कि भारत का संविधान तो कॉपी पेस्ट है, यहाँ वहां से सब जगह से ले लिया गया है कुछ। तो बाबा साहब ने कहा था नहीं नहीं, ये हमारे बुद्ध का जो गणतंत्र था, उससे हमने सब कुछ लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में सब कुछ मौजूद था, गणराज्य व्यवस्था हमारे यहाँ थी, जो बौद्ध परंपरा है उसमें गणराज्य थे, महाजनपद थे, और उसी गणतंत्र को हमने स्वीकार किया है। हाँ, ये सही बात है कि जो मानवाधिकारों की जो क्रांति धर्मी जो वैचार की पूरे दुनिया में आई है, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति को बहुत मानते थे, और उसके बाद जो मैग्ना कार्टा से लेकर के जितने भी जो, जहां पर भी जो कुछ मनुष्य के हित में जो बातें हैं, जो उपेक्षित मानव है, चाहे वो रंग के कारण हो, चाहे जाति के कारण हो, चाहे और किसी कारण से हो, किसी भी कारण से मनुष्य की जो वंचना है, मनुष्य को जो उपेक्षित करने की जो जद्दोजहद है, उसको केंद्र में लाने का उपक्रम बाबा साहब के द्वारा किया गया था। और यही कारण है कि हम भी उसी पर चलते हैं। तो एक तरह से हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, दलित साहित्य में सब वही है जो बाबा साहब का चिंतन है। ये सही बात है कि बाबा साहब का समग्र चिंतन संविधान में स्वाभाविक रूप में नहीं आ सकता था, इसलिए कि उसमें एक पूरी मर्यादा थी, एक संविधान सभा थी, उसमें बाबा साहब को जाकर के हर अनुच्छेद पारित कराना पड़ता था, बहस करनी पड़ती थी। बाबा साहब तो बहुत कुछ चाहते थे कि संविधान इस रूप में आए, लेकिन फिर भी अधिकतम जो वो कर सकते थे, वो उन्होंने करने की कोशिश की है, बड़ी मुश्किलों के बाद। सबसे बड़ा तो हमको यही मिला कि एक वोट का अधिकार मिला। और बाबा साहब ने कहा था कि एक वोट का अधिकार प्राप्त करना, या इसमें समानता की बात है कि चाहे उस समय रियासतें थी, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे कोई हो, और चाहे दलित वर्ग का, चाहे स्त्री हो, कोई हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने राजनीतिक रूप से ला दिया था।
तो राजनीतिक तौर पर संविधान ने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया था, सामाजिक तौर पर आने में जद्दोजहद रही है। तो साहित्य का काम यही होता है कि साहित्य जो है समाज को बदलता है। लेकिन क्या वास्तव में हिंदी साहित्य ने ऐसा काम किया था? हम देखते हैं कि लंबी परंपरा में हिंदी साहित्य ने परिवर्तनकारी कोई काम, जो हमारा खास करके ध्वज साहित्य है, जिसको श्रवण साहित्य कह लें, ललित साहित्य कह लें, दलित साहित्य की तर्ज पर, उसने ऐसा कोई उपक्रम नहीं किया। जहां जहां हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत ही चारण काल से होती है, माने जहां देश गुलाम हो रहा है, जहां गुलामी की नींव पड़ रही है, वहां वीरगाथा काल लिखा जा रहा है। वहां से शुरुआत करते हैं। झूठ का सबसे सबसे बड़ा पुलिंदा यहीं से चालू होता है। क्या कहते हैं कि भाई जहां जहां हमारे यहाँ गुलाम वंश की नींव पड़ रही है, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो चुका है 1192-93 में, और वहां ये कहते हैं कि हमारा वीरगाथा काल आरंभ हो रहा है। माने पृथ्वीराज चौहान जो राजकवि है चंद्रवरदाई, उसको हिंदी का पहला महाकाव्य मानते हैं, रासो काव्य मानते हैं। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा झूठ है जो चला दिया गया कि वीरगाथा काल है। यद्यपि हमारे कुछ हिंदी आलोचकों ने या हिंदी इतिहासकारों ने उसको काटा है। खुद डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा कि ये चारण काल है, ये झूठ है, ये प्रशस्ति है, ये झूठी प्रशस्ति है राजा महाराजाओं की। और इस तरह का हमने प्रपंच जो है 300 साल चलाया, लगभग 300 साल चला। इसके बाद फिर जाकर आपको पता है पर भक्ति काल लाते हैं। भक्ति काल ला करके फिर उसमें जो है, यद्यपि अच्छा ये हुआ कि नाथ सिद्ध साहित्य की परंपरा थी, वो भक्ति काल में निर्गुण परंपरा में आपको मिलती है। तो मानवीय परंपरा की शुरुआत जो कबीर साहब ने की थी, संत रैदास गुरु रैदास जी ने जो की थी, उसको जाकर के सगुण भक्ति धारा के जो कवि हैं, खासकर ब्राह्मण कवि हैं, उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया। माने मानवीय जो हमने साहित्य में जो मानवीय मूल्यों को हमने संजोया था निर्गुण साहित्य के माध्यम से, उसको जाकर के प्रश्न चिन्ह लगा दिया। निर्गुण कौन देश को वासी? सूर सबसे बड़ा प्रश्न करते हैं, जैसे विदेशी हो। माने कबीर को विजातीय तो घोषित किया ही, विदेशी भी घोषित कर दिया। निर्गुण कौन देश को वासी? निर्गुण कौन देश का है, कहाँ रहता है, कैसा रंग रूप है? उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि ये इस देश के बहुसंख्यक लोग हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह हिंदी की परंपरा में इन लोगों ने जो झूठ परोसा है, उस झूठ को किनारे लगाने का काम ज्योतिबा फुले ने जाकर गुलामगिरी जब लिखी है, और गुलामगिरी में जाकर के जिस तरह से उन्होंने बताया है, शास्त्रों को जिस तरह से खंडित किया है, वो हम सब जानते हैं। तो दलित वैचारिकी में हम एनर्जी लेते हैं, खास करके तो बाबा साहब की परंपरा का साहित्य है, बाबा साहब की जो परंपरा से जुड़ने वाले विचारक हैं, उनको हम अपने उसमें प्रेरणा के में और प्रभाव में, उनके प्रभाव में हम जाकर के रचना काम करते हैं। तो दलित साहित्य में देखिए कहा जाता है कि दलित साहित्य क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं दलित साहित्य क्या होता है। अरे भाई, जब दलित है तो दलित साहित्य होता है। आदिवासी जब स्त्रियां हैं तो उनका भी साहित्य होगा, क्योंकि समाज यहाँ एक पक्षीय नहीं है। भारतीय समाज की हम बात करेंगे तो एक धर्मीय नहीं है, एक संप्रदाय का नहीं है, एक जातीय का नहीं है। ये तो बहुलतावादी संस्कृति का देश है, बहुल संस्कृतियों का देश है। तो इसमें बहुत बड़ी जमात जो है दलितों की, आदिवासियों की, आधी आबादी स्त्रियों की, वो छूट रही थी। वो साहित्य में दूसरे रूप में थी। मतलब उनको लिया गया था तो कहीं सहानुभूति के स्तर पर लिया गया, कहीं जाकर के उसको नक्सिक वर्णन के रूप में, स्त्री को जाकर के भोग्या के रूप में लिया गया। तो ये सब रूप रहा है। तो जाकर के बाबा साहब ने जब मानवीय मूल्यों की बात की कि हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य के जितने भी अधिकार हैं वो सब मिलने चाहिए। हमें मतलब इससे नहीं है, भारत भूमि में हम पैदा हुए हैं, तो भारत भूमि में पैदा होने वाले जिस तरह से चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वर्ण बाहर से दलित हो, सबको अधिकार है कि वो यहाँ के संसाधनों पर, यहाँ के जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, प्रकृति से लेकर के जो भी मानवीय संसाधन हैं, उन सब पर हम सबका उसी तरह से हक और हुकूक होना चाहिए, जो कि सबका है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। हम सड़कों पर नहीं चल सकते थे, हम कुएं पर पानी नहीं भर सकते थे, हम मंदिर नहीं जा सकते थे, हम किसी को स्पर्श नहीं कर सकते थे, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, हम अच्छा नाम नहीं रख सकते थे, हम गांव में अच्छा मकान नहीं बना सकते थे। ये जो वर्जनाएं थी, इन वर्जनाओं को तोड़ने का काम बाबा साहब ने संविधान के द्वारा किया। कहा जाता है कि 5000 साल की जो गुलामी का शिकंजा कसा हुआ था, उसको बाबा साहब ने 40 साल में कलम के बल पे तोड़ दिया। और हम सब प्रयास में है कि बाबा साहब का जो काम है, जहाँ सामाजिक जो विषमता है, उसको हमें ठीक करना है, क्योंकि कानून के द्वारा सब काम नहीं हो पाता है। कानून तो बहुत, दहेज के एक्ट, दहेज के खिलाफ एक्ट बना हुआ है, अत्याचार, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचार अधिनियम बना हुआ है, जाकर के हत्या करने पर सब प्रकार के कानून प्रावधान है। लेकिन समाज का ऐसा ढांचा है
इस तरह का वर्णवादी ढांचा है, इस तरह का ढांचा है कि उस ढांचे में वो वहां से एनर्जी लेते हैं, वो संविधान को नहीं मानते हैं, दरकिनार कर देते हैं। अब देखिए अभी मतलब तो ये जो है, तो हम लोग जो है साहित्य में ये सब काम कर रहे हैं, दलित साहित्य के माध्यम से हम उस, अब दलित साहित्य से ऐतराज क्या है? दलित साहित्य से सबसे बड़ा ऐतराज ये है कि दलित दलित कह देने से ही इनको ये भान होता है कि भाई दलित किसने दलन किया। तो स्वाभाविक हम बताते हैं कि दलन तुम्हारे शास्त्रों ने किया, तुम्हारी धर्म सत्ता ने किया, ईश्वर के नाम पर तुमने किया। तो उसमें एक चेहरा सामने आता है शोषक का। जो शोषक है, जो अत्याचारी है, उसका चेहरा सामने हम लाते हैं, और चेहरा सामने लाना नहीं चाहते हैं, ये नहीं देखना चाहते हैं अपने पुरखों का जो अत्याचारी रूप है, जो धूर्ततापूर्ण, जो पाखंड और छल का रूप है, उसको देखना बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को महिमा मंडित करके बना रखा है कि हम इस धरती के पूजनीय हैं, हम इस धरती के भूदेव हैं। सब लिख मारा है और सबको ये बता दिया है कि हम ही सर्व पूज्य हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हम ही सब चीजों का भोग कर सकते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा, ये इन्हीं के कोटेशन है कि जो वीर, एक और तो भारत को माता कहेंगे, दूसरी ओर वसुंधरा को वीर भोग्या कहेंगे, भोग्या के रूप में याद करेंगे। तो जो कंट्रोडिक्शन इनमें है वो सब रहे हैं। तो दलित साहित्यकारों ने इन सब चीजों को देखा और अपने मानव अधिकारों को पाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, जो राजनीतिक अधिकार हमको प्राप्त हुए हैं, उन सबके संरक्षण के लिए साहित्यिक तरीके से हम अपनी बात रखते हैं। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि मराठी में जो दलित साहित्य आया है वो आत्मकथा को लेकर के आया है। आत्मकथा सबसे पहले आई है, इसके बाद कविता आई है। और आत्मकथाएं आने से बड़ा एकदम मराठी साहित्य जो है, मराठी भाषा का साहित्य, वहां एकदम से क्रांति आई। चाहे गुलपीठा के माध्यम से हो, कविता के हो, चाहे दया पवार का बलूत हो, या जितने भी जो साहित्यकार हैं, दोहरा साहब से लेकर के जितने भी वहां पर मराठी में जो आए हैं, शरण कुमार लिम्बाले साहब की, बल्कि अकर मासी है, हाँ लक्ष्मण गायकवाड़ साहब की उठाई गई, जितनी भी आत्मकथाएं आई हैं, तो उन्होंने वहाँ के जो है सवर्ण चेहरा था, जो अत्याचारी चेहरा था, उसको बेनकाब किया। दलित साहित्य में उत्तर की हिंदी पट्टी में भी यही सब हुआ है। यहाँ यद्यपि कविता पहले आई है, हम देखते हैं कि हमारे कमल भारती साहब की कविता उस समय नव भारत टाइम्स में छपी थी, तब तो अनिष्ठा क्या होती। ओम प्रकाश वाल्मीकि ठाकुर का कुआं, ये सब कविताएं यहाँ इस 90 के करीब जो है यहाँ कविताएं प्रकाश में आई हैं। उसके बाद फिर आत्मकथा लिखी गई, अपने अपने पिंजरे से लेकर के जूठन का प्रकाशन हुआ, फिर जाकर के मेरा बचपन मेरे कंधों पर का प्रकाशन हुआ, और जाकर के फिर मुर्दहिया, मणिकर्ण का, और फिर शिकंजे का दर्द, ये तमाम जो आत्मकथाकार हमारे हैं, इन सब ने फिर जाकर के हिंदी पट्टी में अपनी उनकी प्रेरणा भूमि थी। लेकिन ये भी सही बात है कि वो प्रेरित तो वहां से भी, तो लेकिन ये हमें देखना है कि दलित साहित्य की वैचारिकी में जो मुख्य मुद्दा है, लोग कहते हैं कि भाई दलित साहित्य केवल दलित ही क्यों लिखेगा भाई, तो हम ये प्रश्न करते हैं कि दलित ही सफाई क्यों करेगा। जब सवर्ण ये कहता है, ध्वज ये कहता है कि भाई दलित साहित्य हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई आपकी माँ और आप झाड़ू क्यों नहीं लगा सकते हैं, आप सीवर में क्यों नहीं उतर सकते हैं, उतर तो सकते हैं ना। जिस तरह से आप कलम लेकर के दलित कहानी लिख सकते हैं, दलित कविता लिख सकते हैं, तो सीवर में उतरने में क्या परेशानी है। जूतों पर पॉलिश नहीं कर सकते क्या आप, क्या परेशानी है, प्रेस नहीं कर सकते कपड़ों पर, कर सकते हैं, धान की रुपाई कर सकते हैं, क्या वजह है कि कोई भी सवर्ण महिला हमको जो है एलीट क्लास की महिला, अब आप देखिए धान रोपने वाले कौन लोग होते हैं, सारी की सारी महिलाएं दलितों की महिलाएं हैं। वहां पर आपको कोई छत्राणी, कोई पंडितानी, कोई वैश्य ये मिलेगी। आप सर्वे करके देख लीजिए, कहीं भी धान रोपाई का काम हो रहा है, एक भी तो इस काम को नहीं कर सकती है। अरे भाई आप उसका, तभी तो आप लिखेंगे, तभी तो आपका लेखन ठीक माना जाएगा कि आप ठीक लिख रहे हैं, क्योंकि आप अनुभव तो करिए पहले। यदि अनुभव, क्योंकि हमारी पहली शर्त है अनुभूति का, हम स्वानुभूति का साहित्य लिखते हैं, जैसा हमने भोगा है वैसा है, हम कल्पना का नहीं है, एक के मारे दो मर जाए, तीजो दहशत से मर जाए, ये झूठी कल्पनाओं का मामला नहीं है कि जैसे कि लिखते हैं प्रतिभत कटक कटीले काट काट काल काशी के लक कले उदेत काल को, और मरा जाकर के कोई भी नहीं। आप देखते हैं भूषण ने जाकर के बड़ा भारी तलवार भांजी है साहित्य में, और जाकर के कहा कि ये करें वो करें। लेकिन यदि सचमुच में इतने वीर बलवान पृथ्वीराज चौहान और हमारे सब, हम ये किसी की वीरता पे हम वो नहीं लगा, प्रश्न नहीं लगा रहे, लेकिन सचमुच में इस तरह की वीरता लगातार हारते थे, लगातार हारते नहीं,
हाँ, हारों की दास्तान है इनकी पूरी की पूरी। और ये लगातार अपने आप को लिखते रहे कि हम तो बहुत वीर हैं, बहुत बलवान हैं। तो ये जो प्रश्न है, तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई आप लिख सकते हैं, आपकी अनुभूतियों को लिखिए, आपको अपने बाप दादों से जो अत्याचार की परंपरा लिखी है मिली है उसको खुलासा कीजिए भाई। जिस तरह और तुम नहीं कर रहे तो आत्मकथाओं के माध्यम से दलित तो कर ही रहा है, आपके बाप दादों का वो बता रहा है, आपके गुरुओं का बता रहा है। हाँ हेलो, एक मिनट जरा बैठ। तो ये मैं कह रहा हूँ, एक मिनट जरा बैटरी का कह रहा हूँ। हाँ जी तो हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए, ये झूठों की दास्तान जो है साहित्य में सब कुछ सही सही होता है, वो जो है इनके गुरुओं को चला रहे हैं, गुरुओं को मैंने कहा था कि ब्राह्मण के समान होता है। हेलो, हाँ जी। साहित्य का जो चीजें ला रहे हैं वो आखिरकार संवाद विचार विमर्श, ये विमर्श मूलक साहित्य है। तो विमर्श में यही सब तो आता है। आप लिखिए, मतलब श्रवण कहता है या ध्वज कहता है या श्रवण साहित्यकार कहता है कि दलित साहित्य या साहित्य, हम क्यों नहीं लिख सकते? भाई लिखिए, किसने रोका है? आप लिखिए कि आपके जो ताऊ थे वो पढ़ाते थे, वो दलित बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करते थे, लिखिए। आप बताइए कि आपके जो है परिवार में इस तरह की इस तरह का माहौल था, इस तरह का पतन, चारित्रिक पतन था, जिस तरह के रतिनाथ की चाची में नागार्जुन ने थोड़ा प्रयास किया है, तो उन्होंने बताने की कोशिश की है, लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं बताया है। तो मतलब मेरा कहना यह है कि भाई लिखो, आपके पास भी अनुभव है, अत्याचार का अनुभव तो है ही, शोषण का अनुभव तो है ही, उसको लाओ, वो आपका असली अनुभव है, वो आपके बाप दादाओं की जो आपके पास विरासत है। हमारे पास तो दुखों की विरासत है, हमारे पास तो शोक है पूरा का पूरा, हमारे पास गुलामी की विरासत है, तुम्हारे पास सत्ता में होने की विरासत है। तो सत्ता का जो अहंकार है, सत्ता की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, सत्ता का जो आक्रोश है, सत्ता का जो अत्याचार है, सत्ता का जो दमन है, उसको लाइए, उसको बताइए कि हमारे परदादा बहुत क्रूर थे, बहुत जालिम थे, वो दलित महिलाओं को इस तरह से छेड़खानी करते थे, इस तरह से उठा ले जाते थे, इस तरह से ये करते थे, उसको लिखिए, लाइए, ये भी तो सच आना चाहिए। और नहीं लाओगे तो हम तो ला ही रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए देखिए मैं कहता हूं कि दलितों को आत्मकथाएं ज्यादा आनी चाहिए। देखिए इनको उपन्यास रचिए तो इन्हें कोई नुकसान नहीं है। उपन्यास जैसे ये आपको पता होगा कि जब दया पवार की यहाँ हिंदी में छपी तो उसको उपन्यास माने उपन्यासात्मक आत्मकथा कहा गया उपन्यास है। तो वहां विरोध हुआ, कहा भाई उपन्यास नहीं आत्मकथा है, क्योंकि उपन्यास के खाते में चले जाने से पर वो कथा बन जाती है, और कथा झूठ भी हो सकती है, उपन्यास तो काल्पनिक है ही, गल्प है उसका नाम। पूरे कथा साहित्य को गल्प कहा जाता है, और गल्प संस्कृत का शब्द है, उसका मतलब है गप है वो। तो हमें बचना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उपन्यास नहीं आना चाहिए, कहानियां नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारी कहानियां भी हकीकत कहानियां हैं, हमारे उपन्यास भी हकीकत उपन्यास हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है। देखिए जब दया पवार साहब का हम बलूच को हिंदी संस्करण अछूत को पढ़ते हैं तो उन्होंने उस पर साफ तौर पे लिखा है, कहा देखिए हिंदी साहित्य में मेन स्ट्रीम का तथाकथित जो साहित्य कहा जाता है, इसको इन्होंने कह रखा है कि हमारा मुख्य साहित्य, जबकि वो मुश्किल से 10% लोगों का साहित्य भी नहीं है, वो बहुत अल्पसंख्यक लोगों का साहित्य है, वो मुट्ठी भर लोगों का साहित्य है, वो ब्राह्मणों का साहित्य है, वो पंडितों का साहित्य है, वो पुरोहितों का साहित्य है, वो हिंदुत्व साहित्य है, वो हम लोगों का साहित्य नहीं है, उसमें हमारा चेहरा दिखाई नहीं देता है। यदि वो हमारा साहित्य होता, स्त्रियों का साहित्य होता, आदिवासियों का साहित्य होता, तो मैं अलग से लिखने की अवस्था क्या थी? हमारा चेहरा उसमें दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि हम अपना साहित्य लेकर के आए हैं और तुम्हें भी आईना दिखा रहे हैं कि देखो हमारा कुरूप चेहरा ये था और तुम्हारे बाप दादों का ये चेहरा था समाज में, और उसको हम दिखा रहे हैं, तो उससे ना परेशानी हो रही है। तो देखिए इनके में लिखा होता है, कोई भी आप सीरियल देखिए, जब उपन्यास की कृति पे बनता है तो लिखा रहता है कि इस उपन्यास में सारे पात्र जो है
काल्पनिक हैं, स्थान भी सभी काल्पनिक हैं। बाई द वे संयोग बस किसी का उससे मिल जाए तो वो मात्र संयोग होगा। देखिए दया पवार उल्टा लिखते हैं, दया पवार कहते हैं कि इस कृति में, इस आत्मकथा में आए हुए सभी पात्र एकदम वास्तविक हैं, सही पात्र हैं, घटनाएं सही हैं, स्थान सही हैं। प्रसंग बस कोई यदि असत्य घटना आती है तो वो मात्र मतलब इस तरह की बात होगी कि हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए, संयोग मात्र होगा। जस्ट उल्टा है, प्रतिरोध का साहित्य है। अरे हमारे यहाँ झूठ नहीं है, हम जो लिख रहे हैं सच लिख रहे हैं। उस सच में बयान, अब इनके यहाँ तो गुरु ब्रह्मा था, गुरु ब्रह्मा के समान था, लेकिन वो गुरु कितना अत्याचारी कितना अनाचारी है वो आत्मकथाओं को पढ़ करके मिलता है। गुरु जूठन का गुरु देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो गुरु मिलता है वो किस तरह से झाड़ू लगवाता है क्लास में, वहां पर जाकर के स्कूल में सबसे पहले बुलाता है, कहता है झाड़ू लगाइए। एक दिन पिताजी उनके जाकर के देख लेते हैं, कहते हैं कि गुरुजी पंडित जी ये क्या कर रहे हैं, उनको झाड़ू लगवा रहे हो। तो कहा कि भाई चूड़े का बच्चा है, झाड़ू लगाएगा तो क्या करेगा। तो कहा झाड़ू ही लगवाना थी तो हम घर पे ही सिखा लेते, उसका तो हजारों वर्ष का हमारा प्रशिक्षण है, हम कर लेते। हमें झाड़ू छुटवाना है कि झाड़ू ये ना लगाए, वो काम करना है। तो किस तरह से गाली गलौज करता है गुरु, किस तरह से अध्यापक अपने बच्चे विद्यार्थी से पेश आता है, ये क्रूर चेहरा जो है दलित आत्मकथाओं के द्वारा बाहर आया है। किस तरह का चेहरा उसका है, गुरुओं का चेहरा है। हम जाकर के मुर्तहिया में देखें, शिवराज सिंह बेचैन को यद्यपि उस तरह से स्कूली गुरु उस तरह से नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जहां भी उनका साबका पड़ा है तो वहां दृश्य दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि दलित साहित्य में जो वैचारिकी है वो हम ये कहते हैं कि इसमें आत्मकथा लिखिए। आत्मकथा लिखना इनको सबसे बड़ा, अब देखिए आत्मकथा हाशिए की विधा थी। अन्य गद्य विधाओं में आता है संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखाचित्र और आत्मकथा। इन्होंने इसको उपेक्षित विधा के रूप में था, लेकिन गजब की बात यह है कि उपेक्षित लोगों के काम आ गई। ये विधा जो उपेक्षित थी हिंदी साहित्य में, इस विधा को भी हम केंद्र में लाए हैं, तो इस विधा को भी सम्मान मिला और हम अपनी बात भी कह पा रहे हैं। अब इनकी आत्मकथाएं जब आई हैं, हम बच्चन जी का नाम बड़े उसके साथ लेते हैं कि उनके कई खंडों में आत्मकथाएं आई हैं, और उसमें लेकिन शीर्षक में ही छूट ले लेते हैं बच्चन जी, क्या भूलूं क्या याद करूं। मतलब जो तुम्हारे माफिक है उसको तो याद रखो, और जो तुम्हारे माफिक नहीं है उसको भूल जाओ। जिसको सारी दुनिया जानती है उसको आत्मकथा को नहीं लाना है, लेकिन जिसको नहीं जानना चाहिए, तो जो तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, जिससे तुम्हारी परंपरा को कोई नुकसान ना हो, तुम्हारी वंश परंपरा कलंकित ना हो, वो सब आ जाए, ये सब करते हैं। तो ये अब देखिए, अभी सवर्णों की आत्मकथाएं जो इस समय चूंकि दलितों की आत्मकथाएं प्रसिद्ध हुई हैं, तो देखा देखी सवर्णों ने आत्मकथाएं लाए हैं, लेकिन वो एक तरह से प्रशस्ति पत्र है, वो अभिनंदन ग्रंथ आ रहे हैं उनके। अभिनंदन ग्रंथ ही लिखते थे ये लोग, अभिनंदन ग्रंथ ही अपने लाते थे। आत्मकथाएं तो इक्का दुक्का लाए हैं, जैसे अपनी खबर उग्र जी लाए थे, थोड़ी उन्होंने खबर ली, पूरी खबर नहीं ले पाए हैं। अपने यार दोस्तों की पूरी खबर नहीं ले पाए, ले लेते तो शायद बहुत बड़ा काम कर जाते। हाँ, रमणिका गुप्ता ने थोड़ा प्रयास किया था कि हाथ से लिख करके और आप उधरी लिख करके, लेकिन वो भी बची। वो उन्होंने भी अपने जो है जिनके साथ वो उन्होंने स्वयं लिखा है कि हम बिस्तर जिनके साथ हुई हैं, उनके नाम छुपा लिए। यदि वो नाम बता पाती, नाम यदि बता पाती तो हंगामा खड़ा हो जाता, कितने परिवार बर्बाद हो जाते, कितनों का क्या हो जाता। तो उन्होंने आत्मकथा लिखी है, ये सही बात है, लेकिन आत्मकथा में जो लिखना चाहिए था वो नहीं लिख पाई है। वो बताना चाहिए था, नाम नहीं लिखा। हाँ, आत्मकथा का पहला सत्य यही होता है कि आत्मकथा में जो भी है, चाहे आपके नुकसान में हो। हमारे यहाँ देखिए आत्मकथाएं शरण कुमार लिम्बाले ने लिखी हैं, तो अपने माँ का जो भी उनका जिस तरह से संबंध था उसको उन्होंने उजागर किया, बिना किसी झिझक के किया है कि भाई ठीक है। लक्ष्मण गायकवाड़ साहब ने अपनी उनकी जो जनजाति है उसमें जिस तरह का पेशा था, जरायम पेशा जो था, उसका जिक्र किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमारी रोजी रोटी का हिस्सा था, ये चौर कर्म जो है हमारी रोजी रोटी का हिस्सा था, वो शौकिया नहीं था। ये समाज ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था, हमको संसाधनों से वंचित कर दिया। और वो तो गायकवाड़ साहब साफ तौर पे कहते हैं कि देश आजाद 1947 में हो पाया, हम बहुत बाद में आजाद हो पाए, 7-8 साल लग गए। जब जाकर के जराइम पेशे को हटाया गया इन जनजातियों से, तब जाकर के वो बेचारे भारत के नागरिक और आजादी पा पाए हैं। लेकिन असली आजादी अभी भी नहीं मिली है। अलमा कबूतरी हम देखते हैं, लिखी है मैडम मैत्री पुष्पा जी ने, तो उन्होंने कबूतरों का जनजीवन दिया है जिक्र, लेकिन उनके साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहता है, उनके साथ कोई रहना नहीं चाहता है, अभी भी वो समाज से पृथक है, अलग है। तो ये बड़ी बात है कि हम लोग जो है
दलित साहित्य के माध्यम से आत्मकथाओं को ला रहे हैं। यद्यपि देखिए तुलसीराम जी ने, प्रोफेसर तुलसीराम साहब ने लखनऊ की एक मीटिंग में कहा था, मैं भी उसमें था, उन्होंने चुनौती दी थी कि श्रवण कोई आत्मकथा नहीं लिख सकता। उन्होंने कहा था कि मैं चुनौती देता हूं कि कोई श्रवण आत्मकथा नहीं लिख सकता। लेकिन सचमुच में जो आत्मकथाएं आ रही हैं वो प्रशस्ति गान है। अब देखिए अब देखते हैं कि अभी मैंने फेसबुक पर देखा, हमारे कमल भारती साहब ने एक डाली है, कहा कि ब्राह्मणों की जितनी आत्मकथाएं आई हैं वो इतनी आत्ममुग्ध हैं, उन्हें कोई अवरोध ही नहीं आया। माने उनकी आत्मकथाएं पढ़ने से उन्हें सपाट जीवन शैली मिली है, एकदम धड़ल्ले से चले जा रहे हैं, कोई संघर्ष नहीं। और हमें पग पग पर संघर्ष करना पड़ रहा है, जन्म लेते ही संघर्ष आरंभ हो जाता है। स्कूल जाए तब संघर्ष, नौकरी में जाए तब संघर्ष, भट्टे पर काम करने जाए तब संघर्ष, हर जगह अपनी इज्जत बचाना पड़ रही है, हर जगह लड़ना पड़ रहा है, हर जगह रोज दिहाड़ी मजदूरी पर जाए तब संघर्ष है। जहां भी हम निकल रहे हैं संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन और हमारे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, उस संघर्ष को हम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। तो दलितों की, मैं कहूंगा कि दलित आत्मकथाएं आ रही हैं तो इन्होंने शौकिया तौर पर ये ला रहे हैं आत्मकथाएं, लेकिन आत्मकथाओं में अपने घर परिवार का सच नहीं ला रहे हैं। इनको नियुक्ति कैसे मिली है बताएं, किस तरह से नियुक्तियां उन्होंने पाई हैं, किस तरह से बड़ी पोस्ट प्राप्त करते हैं, किस तरह से करते हैं। यदि ऐसा लिख दें तो ये बर्खास्त हो जाएं, ये लिख ही नहीं सकते हैं। हम लोग तो मुश्किल से कहते हैं कि आरक्षण के कारण नौकरी पाई है, लेकिन आरक्षण किसके कारण मिला है? जातीय कारण मिला है। जाति कारण जो हमने वंचना खोली है उसके एवज में मिला हुआ है, वो हमारी भागीदारी है। तो दलित साहित्यकार यही सब काम कर रहा है कि दलित साहित्य अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। वो बाकायदा लिख करके ये कह रहा है कि भाई हमने बहुत भुगत लिया है, हमने बहुत भोग लिया है, हम अब और अधिक जो है आपका जुर्म सहने के लिए तैयार नहीं। अपनी कृतियों के माध्यम से यही ला रहे हैं। अभी उमराव सिंह जाटव का उपन्यास आया है, गाजियाबाद के हैं उमराव सिंह जाटव, थमेगा नहीं विद्रोह। तो वो कहने को तो उपन्यास है, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें कुछ पात्रों के नाम, एक आध दो पात्रों के नाम सही ज्यों कहते हैं दिए हैं, बकाया नहीं दिए हैं, उपन्यास का रूप दे दिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हमारे बुलंदशहर के आसपास की बिल्कुल सही घटना है, पूरी की पूरी घटना सही है। उन्होंने कहा है कि ये बड़ी विचित्र बात है कि जब वहाँ उनका जो गांव है वो जो है गुर्जर प्रधान गांव है, गुजरों का गांव है। तो वो कहते हैं कि जब हम बच्चे स्कूल जाते थे तो गुजर लोग लठ लेकर के सड़क पर खड़े हो जाते थे स्कूल के राय रोकने के लिए। आप सोचिए, स्कूल जाने के लिए उमराव सिंह जाटव लिखते हैं अपने थमेगा नहीं विद्रोह में, उन्होंने वो कहा है और मुझसे व्यक्तिगत साक्षात्कार में उन्होंने बताया है कि हम जब स्कूल के लिए निकलते थे तो गुर्जर लोग लठ लेकर के खड़े हो जाते थे रास्ते में और रोकते थे। तो बोले कि बदले में हमारे लोग भी फिर क्या किया, बदले में हमारे लोग भी डंडा लेकर के चलते थे हमें स्कूल तक छोड़ने के लिए। माने स्कूल जाने के लिए हमें लाठी लेकर के जाना पड़ रहा है या लाठी खानी पड़ रही है। तो ये सब जो सच है दलित साहित्य के माध्यम से आ रहा है। हम अपने दलित साहित्य में माफी नहीं करते, हम मतलब जैसा है वैसा लिखते हैं। आप देखिए, संतप्त है, तिरस्कृत है सूरजपाल चौहान की, स्वयं जो है, यद्यपि कुछ लोग आत्मकथा नहीं मान रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर की मेरी पत्नी और भेड़िया को, वो उनका घर का प्रसंग मान रहे हैं, लेकिन क्या ये कम है कि वो अपने घर की कथा को सबको बता रहे हैं? इतना साहस क्या है? हम देखते हैं कि हमारे तमाम सवर्ण साहित्यकार, हमारे तमाम जो है वामपंथी बंधु हैं, वो उनके किस तरह के अनैतिक संबंध और घर से बाहर हैं, किस तरह के अनैतिक संबंधों को पाल रखा है। क्या इस तरह का वो कोई लेखा जोखा दे पा रहे हैं? अपनी पत्नी, उनकी जो अपनी ब्याहिता पत्नियां हैं, वो किस तरह से पीड़ा भुगत रही हैं, किस तरह से उपेक्षित होकर के दूसरी पत्नियां, दूसरी मतलब अपनी जिनको कहते हैं प्रेमिका को लेकर के अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं और बड़े महान बने हुए हैं, बड़े महान साहित्यकार बने हुए हैं। अरे भाई, यदि ऐसा भी कुछ है तो जाकर के आप उसको उजागर करिए, उसको दीजिए, तलाक दीजिए। तलाक भी नहीं देंगे। धर्मवीर के में एक बात अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि भाई हम तलाक चाह, बाबा साहब ने कहा था कि जैसे कि पश्चिम में है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई पश्चिम में शादियां ठहरती नहीं है, लेकिन वहां ये बात है कि तलाक ले लेते हैं, तलाक लेकर के आप लीजिए। यहाँ तो तलाक लेने, यहाँ तो 7 जन्म का मामला है। तो कहने का मतलब ये है कि दलित साहित्यकार इस जद्दोजहद में है कि हम जो है अपनी पीड़ा को ही नहीं, हम अपने हकों की मांग कर रहे हैं, हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं दलित साहित्य के माध्यम से। वो लोग कहते हैं कि भाई दलित साहित्य की वैचारिकी का आधार क्या है? तो मैं कहता हूँ संविधान आधार है हमारा आधार संविधान है। संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं
एक मनुष्य होने के नाते और दलित होने के नाते, अनुसूचित जाति होने के नाते जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, हम उन अधिकारों की बहाली चाहते हैं, हम उनका इम्प्लीमेंट चाहते हैं। हम दलित साहित्य के माध्यम से ये नहीं कि जाकर के चिड़िया दाना चुग गई है नदी में, नदी का किनारा बहुत सुंदर है, हम इसका 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 नहीं करते हैं। हम अपने मनुष्य की जो गरिमा है उसको देखना चाहते हैं कि हमारे, बताइए, कल्पना करिए आप, हम इस देश के नागरिक हैं, सब समान नागरिक हैं, हम सरकार को चुनते हैं, लेकिन किस तरह से मैंने एक चुनी हुई सरकार हमें शादी के समय हमारे दूल्हे को घोड़े पर नहीं चढ़ने देते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश का ही मामला देखा होगा आपने कि किस तरह से घोड़चढ़ी के लिए वहां फोर्स लगाना पड़ी, पूरा पुलिस फोर्स को जाना पड़ा जाकर के, तब जाकर के वहां पर जाकर के दूल्हा किसी तरह से घोड़ी पर चढ़ पाया। मतलब कल्पना करिए, हम कार लेकर के जाएं तो प्रॉब्लम है, हम जाकर के अच्छा वाहन, हम फटे हाल रहे तो ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे समाज में यदि कोई फटे हाल गिरा तो अभी कहेंगे यार इतना तुमको मिलता है, इसके बाद भी कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि दलित आत्मकथाएं केंद्र में है तो उन्हें केंद्र में रहना चाहिए, क्योंकि कविता को जैसे ही आप फॉर्म में, कविता के फॉर्म में जब आप पहुंचते हैं या कहानी के फॉर्म में आप पहुंचते हैं तो आपके साहित्य का मूल्य आधा घट जाता है। आत्मकथाएं क्यों मजबूती के साथ खड़ी हैं कि उसमें जो कुछ कहा है सच कहा है, लेकिन कहानी तो कहानी बन के रह जाती है। कहानी में जो कहा गया है, यही कारण है कि दलितों की जो भी कहानियां पढ़े, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का जब सलाम आया या घुसपैठिए आया, उनका संकलन आया, तो उसमें जो पात्र हैं और पात्रों के नाम भले ही काल्पनिक समझ लें, बाकी कहानी सच है कि किस तरह से घुसपैठ मानते हैं सवर्ण लोग यदि दलित आरक्षण के बल पर किसी नौकरी में पहुंचते हैं। अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन चैनल को नोटिस दिया है और वो कह रहे हैं कि आप एक संप्रदाय के खिलाफ, एक धर्म संप्रदाय के खिलाफ आप जाकर के उसको जो है भारत से अलग थलग मान रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इनकी जो भागीदारी है, जो नौकरी में कहीं आ रहे हैं, तो ये मुसलमानों की घुसपैठ है। अभी तो दलितों की ये कहते थे ये घुसपैठ है, ये इनका हिम्मत है, तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए वो बैन कर रहे हैं उन्हें, एपिसोड को उनको कर रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि इस तरह के भारतीय साहित्य जो है, जो पौराणिक साहित्य, उसको भी बैन करना चाहिए, जिसमें स्त्रियों के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया हो, दलितों की वंचना की गई हो, दलितों का अनादर किया गया हो, तिरस्कार किया गया हो, ऐसे सब साहित्य को बैन होना चाहिए। अब ये कर क्या रहे हैं कि दलित साहित्य हमें नहीं चाहिए। अब देखिए मजे की बात है, दलित साहित्य का उत्तर भारत में विश्वविद्यालय में दलित साहित्य ना पढ़ाया जाए, इसका विरोध पाकिस्तान के लोग नहीं कर रहे, इसका लोग अमेरिका के लोग नहीं कर, अंग्रेज नहीं कर रहे हैं, ये हिंदी के ही लोग हैं, ये पंडित लोग हैं जो साहित्य को नहीं, क्योंकि इनके साहित्य को किनारे लगा दिया। जो कपोल कल्पित साहित्य था, जो पाखंड के सहारे खड़ा था, जो तिलस्म बना करके ईश्वर का जो छद्म लेकर के रचा गया था, वो सब धराशायी हो गया, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। तो पवित्रता को लेकर के, स्वर्ग नरक को लेकर के, भाग्य भगवान को लेकर के जो रचा गया था, वो सब धराशायी हो गया। वो बिल्कुल बालू की भीत थी, वो एक ही धक्के में चला गया। और जब हम लोगों ने आरंभ किया है तो हम बता रहे हैं, और हम यही तो मांग करते हैं कि भाई हमें जो है, जो आपके लिए लिखा, आप कल्पना करिए, मैं तो देखता हूं कि कमल भारती साहब की कविता बड़ी जोरदार है। वो कहते हैं कि तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती यदि वेदों में जिस तरह से दलितों के लिए लिखा है कि यदि दलित वेद वाक्य सुन लें तो उनके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए, और यही बात सवर्णों के लिए लिख दी जाए कि ठाकुर ब्राह्मण यदि ये बात सुन लें, जाकर के कोई भी अच्छी बात सुन लें तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए, तो कैसा महसूस होगा। उन्हें कह दिया जाए कि तुम्हें हमारी जूठन पर निर्भर होना पड़ेगा, उन्हें कह दिया जाए कि हमारी उतरन ही पहनना पड़ेगी, तो क्या मान लेंगे। आरक्षण को नहीं माना, जब तक इनको 10% आरक्षण नहीं मिला, अभी भी इनका कलेजा शांत नहीं हुआ है। 10% आरक्षण पा करके ही अब जाकर के थोड़ा शांत हैं, क्योंकि आरक्षण में वो भी आ गए हैं। इसके पहले तो बड़ा उबलते थे कि आरक्षण वाले लोग हैं, कोटे वाले लोग हैं, ये घुसपैठिए लोग हैं, अभी हम देख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दलित साहित्य की वैचारिकी में हम नया कुछ नहीं लाए हैं, हम मानवीय वंचना के जो शिकार हुए लोग हैं, चाहे विमर्श मूलक कोई भी साहित्य है, चाहे जैसे स्त्री विमर्श आया है, तो स्त्री विमर्श में भी धर्म सत्ता से उनकी लड़ाई है, उनका जो शत्रु पक्ष है, उनका जो प्रतिरोध है, वो किससे है, परिवार से है। उनका प्रतिपक्ष कहाँ खड़ा हुआ है, बाप के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, इस रूप में खड़ा हुआ है वो। और हमारा प्रतिपक्ष हमारे मोहल्ले से बाहर है। अच्छी बात यह है कि हमारा मोहल्ला अलग है, इन्होंने अलग ही बसा दिया था हमको। हम गांव में हैं लेकिन गांव के बाहर हैं, हम देश में हैं हम लेकिन देश के बाहर नहीं हैं, हम गांव में हैं लेकिन गांव के बाहरी सरहद पर हैं,
लेकिन हमारी मौजूदगी है। तो ये एक बड़ी बात है कि हम अपनी बात को ला रहे हैं, तो ये इन्हें परेशानी हो रही है। तो देखिए, अब दलित साहित्य को आप देख रहे हैं कि यूजीसी ने जाकर के दलित साहित्य को कह दिया है कि हम इसको जो है उसको मान्यता मेन स्ट्रीम में नहीं दी। दलित साहित्य पढ़ाने में क्यों परहेज हो रहा है कि उसमें तुलसी खारिज होते हैं, सूर खारिज होते हैं, इनका सारा का सारा जो जो पाखंड का साहित्य है वो खारिज होता है, और वो आज नहीं तो कल खारिज होना ही है। भाई तुलसी को कब तक थामे रहोगे? कबीर के वृक्ष जो है नहीं ठहर सकते हैं। कबीर मानवीय संवेदना के कारण मनुष्यता को प्रश्न करते हैं, और दलित साहित्यकार प्रश्न करता है। हमने देखा कि दलित साहित्य हमेशा प्रश्न करता है। वो कहता है, अब जैसे ये प्रश्न सूर ने किया, लेकिन उल्टा प्रश्न किया, निर्गुण कौन देश को वासी। लेकिन यहाँ कबीर प्रश्न जब करते हैं कि जो बामन बमनी जाया, आन बाट हो गए क्यों नहीं आया, माला फेर गया जो गया गया न मन का फेर। तो हम लोग भी प्रश्न करते हैं, भाई बाबा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, जब पूज्य रमाबाई को जाकर के विठोबा के दर्शन के लिए ले गए, नहीं मानी वो पूज्य रमाबाई, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम नहीं मानते तो जाकर के दर्शन कर लो, लेकिन उसके दर्शन हमें क्या करना, जो हजार जो माने सैकड़ों सालों से विठोबा यहाँ पंढरपुर में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी पीड़ा तो नहीं है, हमारे किसी प्रकार का कष्ट हरण तो नहीं किया, तो हमारे किस काम की? तुम्हारे जो देवी देवता हैं, जैसे ये कहते हैं कि सरस्वती जो है विद्या की देवी है, लेकिन हमारे किस काम की? हमें तो नजदीक ही नहीं जाने दिया। लक्ष्मी को कह दिया है कि ये लक्ष्मी जो है धन की देवी है, लेकिन हमको तो निर्धन बना करके रखा, हमें तो कुछ दिया नहीं, तो हमारा उससे क्या सरोकार बैठता है? तुम्हारे ईश्वर से हमारा कोई संबंध नहीं, तुम्हारा उसका संबंध तुम करते रहो। पेरियार साहब ने सही कहा था कि मूर्खों की और धूर्तों की रचना है, और उसको जो है मूर्ख ही उसको पास रहे हैं। इन्हीं चीजों हम जिनको अंगीकार करते हैं, हमारे जो आइकॉन है, उसमें पेरियार साहब आइकॉन हमारे हैं, ज्योतिबा फुले हमारे प्रेरणा पुरुष हैं, और इसी से मैं परेशान है जिनका ये नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो सब हमारे प्रेरणा पुरुष हैं। तो ये परेशानी है। तो दलित साहित्य किस तरह से चर्चा में ना रहे, इसका उपक्रम है। दलित साहित्य पर चर्चा, आप तो दलित शब्द पे ही बैन कर रहे हैं। कई जगह कई राज्य सरकारों ने मुकदमा दायर किया है, वहां जाकर के कहा दलित शब्द को बैन कर दीजिए। दलित, क्योंकि दलित अनुसूचित जाति का, ये कहीं दलित करने से इन्हें ये आता है कि दलन करने वाला कौन है, तो इनके बाप दादों का पुरखों का नाम आता है, तो वो इन्हें परहेज लगता है कि नहीं, दलित साहित्य दलितों से परहेज नहीं है, दलित साहित्य से परहेज है। दलित ने चाहिए इन्हें जो है बाई के रूप में काम करने वाली चाहिए, सड़क बुहारने के लिए यहाँ स्वीपर के रूप में आदमी चाहिए, जूता चमकाने के लिए मोची चाहिए, बाल काटने के लिए नाई चाहिए, कुम्हार चाहिए, ये सब चाहिए, इनकी जरूरत है, इन्हें चाहिए ये। लेकिन इनका लिटरेचर नहीं चाहिए, इनका साहित्य नहीं चाहिए, इनकी संस्कृति नहीं चाहिए। हमारी अलग संस्कृति है, हमारी अलग रिचुअल है, हमारी अलग मान्यताएं हैं, हमारा इनके धर्म सत्ता से कोई लेना देना नहीं। हम इनके धर्म बाहर के लोग हैं, हम इनके वर्ण बाहर के लोग हैं। तो हमारा साहित्य जो आया है, वो साहित्य इसलिए इनके साथ जुड़ जाता है कि ये शोषक के रूप में हमसे जुड़े रहे हैं। तो दलित साहित्यकार मुख्य रूप से यह लड़ाई लड़ रहा है कि हमारे अधिकार, जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है, वो हमें मिले, और मनुष्य होने के नाते जो अधिकार एक मनुष्य को मिलते हैं, जो मानवाधिकार संगठन है, जो विश्व का मानवाधिकार आयोग है, तो जो मनुष्य के अधिकार होना चाहिए, एक मनुष्य होने के नाते हम स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकें, हम जो खाना है खा सकें, हम जो पहनना है पहन सकें, हम ईश्वर को मानना है नहीं मानना है, हम किसी पूजा स्थल पर जाएं ना जाएं, हम आस्तिक रहें नास्तिक रहें, हमारी चॉइस है, हम किसको चुने ना चुने, हम किसको रिजेक्ट करें किसको सिलेक्ट करें, हम क्या पहने, हम क्या खाएं, हम क्या काम करें, हम कौन सी भाषा पढ़ें, ये अधिकार हमें हो, इसी की तो हम मांग कर रहे हैं। लेकिन ये जाकर के सब घालमेल। तो हमारा साहित्य केवल साहित्य नहीं है, हमारा साहित्य अधिकारों का घोषणा पत्र है, मानवीय अधिकारों का एक तरह से मुकम्मल घोषणा पत्र है, जो हम जगह जगह से ये घोषणा कर रहे हैं कि भाई मनुष्य होने के नाते जो हमको अधिकार मिलने चाहिए थे, हमें पानी पर अधिकार चाहिए, हमें जाकर के जितने भी अधिकार हैं संसाधनों पर। अब बताइए, सारे के सारे लोग भूमिहीन हैं, भूमि हमारे पास है ही नहीं, भूमि उनके पास है जो भूमि करके ही नहीं जानते, जो खेती करके ही नहीं जानते हैं, वो खेती वो खेती कर रहे हैं। तो ये जो मामला है, इस पर हम मांग उठा रहे हैं। हम फैक्ट्री में काम करेंगे, लेकिन फैक्ट्री के मालिक हम नहीं हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर सभी हम लोग हैं। हम वहाँ सुई से लेकर के हवाई जहाज की कलपुर्जे हम बना रहे हैं, लेकिन वहाँ टाटा अंबानी बिरला ये सब छाए हुए हैं।
माने आप मजदूर बनकर के इनके साथ काम करिए, इसी तरह से वर्ण व्यवस्था में रह करके, शूद्र बन करके, दलित बन करके, वंचित रह करके इनके साथ काम करिए। साहित्य में भी इनके सहानुभूति के पात्र, प्रेमचंद्र के पात्र बन करके काम करिए, घीसू माधव बनिए इनके, इनके यहाँ आप इस तरह के इनके पात्रों को बनिए। और मैं तो कहूंगा कि इसमें मार्क्सवादी साहित्यकार भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। मार्क्सवादी साहित्य को सबसे बड़ा नुकसान देखिए, अभी जाकर के पश्चिम बंगाल में दलित साहित्य अकादमी गठित कर दी है ममता जी ने, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बड़ा काम हुआ है। सारे देश में सवर्ण जो है ये मुहिम चला रहे हैं कि दलित शब्द को हटाया जाए। ममता बनर्जी ने दलित साहित्य अकादमी स्थापित कर दी है। यह भारत में दूसरी अकादमी है। कांग्रेस के समय दिग्विजय सिंह की सरकार में मध्य प्रदेश में उज्जैन में मध्य प्रदेश दलित अकादमी स्थापित हुई थी, लेकिन फिर बाद में वो इसी तरह से चलती रही, लेकिन अस्तित्व में है। लेकिन दूसरी अकादमी जहां पर वो अभी स्थापित हुई है, दलित साहित्य अकादमी स्थापित हुई है। अब इनकी जो साहित्य अकादमियां वहां हम है ही नहीं, साहित्य अकादमी से हम बाहर हैं, भाषा संस्थानों से हम बाहर हैं, माने सब जगह हम बाहर हैं। तो ये हम सर, यहाँ मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। सर, मैं यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जो अभी काफी चर्चा में है। वो प्रश्न ये है, जब आपने बात की बंगाल में दलित साहित्य अकादमी और उसमें तमाम दलित, मनोहर मौली, विश्वास, कल्याणी ठाकुर, मंजू बाला, सबको शामिल किया गया, ये बड़ी खुशी की बात है, मैं भी इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन जिन लोगों से उम्मीद की और जिनकी लड़ाई में दलितों ने पूरे दिल से साथ दिया, जैसे तस्लीमा नसरीन को जब प्रतिक्रियावादी ताकतों ने परेशान किया और धार्मिक कट्टरपंथियों ने, कठमुल्लों ने, तो आपको याद होगा कि तमाम दलित साहित्यकारों ने उनका साथ दिया था। लेकिन आज वो दलित साहित्य अकादमी का विरोध कर रही हैं कि दलित साहित्य होता ही नहीं, साहित्य दलित फलित नहीं होता है, वही तर्क जो नामवर सिंह जैसे सवर्ण देते रहे। तो इसमें नारीवाद, जो सवर्ण नारीवाद है, दलित के साहित्य के खिलाफ आ खड़ा हुआ है और इसका विरोध कर रहा है। सिर्फ तस्लीमा नसरीन नहीं, जितनी सवर्ण स्त्रियां हैं। तो ये एक नारीवाद और जो अम्बेडकरवाद के बीच एक संघर्ष और काफी बहस छिड़ गई है। और एक दलित नारीवादी हैं ये अनु रामदास, उन्हें तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो सवर्णों का नारीवाद है ये ब्राह्मणवाद है एक तरीके का। तो इस पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, तस्लीमा नसरीन और तमाम जो वामपंथी नारीवादी हैं। देखिए, तस्लीमा नसरीन के लेखन का हम सम्मान करते हैं, हम हमेशा से उनके साथ लेखन के साथ रहे हैं, हम उनको पढ़ते रहे हैं, उनको हम सम्मान देते हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा है, मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि वो इस तरह से विस्थापन भोग रही हैं, दर-बदर देश के यहाँ से वहां भाग रही हैं, और वो भारत सरकार के संरक्षण में यहाँ पर हैं। तो वो तो स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी की वहां सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार केंद्र सरकार को कैसे मंजूर होगी? तो केंद्र सरकार को प्रसन्न करने के लिए उनका ये स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि उनको इस देश में रहना है, ये हो सकती है मजबूरी उनकी। लेकिन क्या व्यक्तिगत हितों के यदि उन्होंने खुद ही कहा है, यदि उन्होंने ये खुद ही कहा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि वास्तव में उन्होंने बिना किसी माने लाभ लोभ के ये बात कही है, तो इसका मैं इसका निंदा करता हूँ। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उनकी वंचना की लड़ाई स्त्रियां, भाई यदि आप दलित साहित्य को खारिज करोगे तो स्त्री विमर्श भी खारिज होगा, फिर आदिवासी विमर्श भी खारिज होगा, फिर किन्नर विमर्श भी खारिज होगा, फिर तो विमर्श मूलक सारा का सारा साहित्य खारिज होगा, क्योंकि न्याय और बराबरी पर सारे प्रतिरोध रहते हैं। हाँ, तो ये मुझे लगता है उनका स्टेटमेंट मैं नहीं समझता, क्योंकि उन्हें अंदर से तो भय होगा ही। जैसे हम देखते हैं कि दलाई लामा साहब ने जाकर के समर्थन किया था इस सरकार का राम मंदिर वाले मुद्दे पर, तो लोगों ने वहां कमेंट किया था कि दलाई लामा साहब एक शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। तो भाई वो शरणार्थी ही तो हैं, तो शरणार्थी को पूरे अधिकार कहाँ होते? तो जो शरण दे उसकी बात में तो रहना ही पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप में हम उसी रूप में देखते हैं इस स्टेटमेंट को। लेकिन यदि उन्होंने खुद कहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अपने पर विचार करना चाहिए, और नहीं कहें तो वो उनके साथ बनी रहे भाई, फिर तो उनका एजेंडा वही, फिर उनका लिखे हुए को मान्यता क्यों दी जाए? और यही हम उनके लिखे हुए को इसके बाद भी मानते रहेंगे। यही नहीं, उन्होंने अपने कायस्थ, उन्होंने बोला था कि हमारे पूर्वज कायस्थ से मुसलमान में कन्वर्ट हुए और मुझे कायस्थ होने पे गौरव है। तो इन सब सारे स्टेटमेंट को अगर जोड़ के दिखा जाए तो क्या इसे सिर्फ लाभ और लोभ का मामला माना जा सकता है उनके पुराने मतलब उद्गारों को देखते हुए? देखिए फाकिर साहब, मैं एक बात कह दूं कि वैसे कहा जाता है कि यहाँ जितने भी मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड हैं, और बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था पहले, हम सब एक ही देश थे। तो यहाँ जो बहुसंख्यक मुसलमान है, अब आपको तो पता ही है कि मतलब जब जिस देश में जब मोहम्मद गौरी आए
हैं, तो वो इसमें जी यहाँ जी रहना नहीं चाहे, वो अपने गुलामों को सौंप करके देश चले गए। मैंने हाँ, कल्पना सौंप करिए के कितनी चल बिल्कुल तौहीन बिल्कुल की, सही। मैंने भारत की कितनी हाँ, कितनी तौहीन की तौहीन उस की, व्यक्ति बिल्कुल ने। बिल्कुल। मैंने सबसे बड़ी जी तौहीन जी की जी बात है, उसने कहा भाई गजनी का क्या मुकाबला, गजनी का मुकाबला दिल्ली जी थोड़ी जी कर सकती है। समझ रहे हैं, जी जी अफगानिस्तान में जी जो ये समझ। गजनी है हाँ, उनका जो ये बहुत आर्मी तौहीन है, की बात है। बिल्कुल। उसका उसका मुकाबला थोड़ी, अपने सबसे जो उनका परफेक्ट जो गुलाम था उसको सौंप दिया, तो माने गुलाम को गिफ्ट हाँ दे करके चले गए। कल्पना करिए, जी, ये मतलब कितनी बड़ी, भारत को इतना अंग्रेज भी हीन नहीं रहा समझा, यहाँ। बिल्कुल तौहीन। नहीं, अंग्रेज भी नहीं बिल्कुल रहा, बिल्कुल सही अंग्रेज बात है। अंग्रेज इस देश में नहीं रहना चाहा, वो चला गया, अंग्रेज नहीं रहा। अब चला गया इसके चला बाद गया। जो, हाँ, जो भी मतलब यहाँ मुसलमान है वो कन्वर्टेड हैं, तो उन्हें तो ये पता है, जी जैसे जी हम देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राणा लिखते हैं आज भी वो जी 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 उनके तीज मुनव्वर त्योहार राणा, अधिकांश जैसे जगह मिलते हैं। मुनव्वर राणा हाँ, है। हाँ, नहीं जी तो जी हम तो कहते हैं कि तस्लीमा जी को कायस्थ तक ही क्यों पहुंची हैं, एक आध पन्ना और जो ले सीधे ब्राह्मण ही बन जाए। जी 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 बहुत बहुत सही। तो बहुत भाई सही जब बनना है, क्योंकि सही। कायस्थों की तो कोई कौम नहीं मानी गई, कायस्थों को ये कहा गया है, जी लखनऊ में ये कहा जाता जी है कि कायस्थ आधा मुसलमान होता है, ना तो वो हिंदू जी है ना जी 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 मुसलमान है। जी जी कायस्थों जी के लिए कहा जी जाता है, और कायस्थों को ब्राह्मणों ने भी सबसे निम्नतर माना है। कहा है कायस्थ के घर नीमतरमा जिसने भोजन कर लिया वो कोई जाति नहीं बची, क्योंकि कायस्थों से है। कायस्थों की भाई बौद्धिक मुकाबले में कायस्थ ही थे ब्राह्मणों की, कायस्थों से ही ये परेशान बिल्कुल थे, और कायस्थों को कभी ब्राह्मणों ने तवज्जो नहीं दी है। राजेंद्र प्रसाद जी को ये तवज्जो कभी नहीं मिली, नेहरू जी से उनकी टकराहट चलती नहीं, रही। स्वयं जाकर के प्रेमचंद को राजेंद्र तवज्जो प्रसाद जी नहीं को, मिली, प्रेमचंद तक को हाँ, नहीं तवज्जो नहीं मिली। मिली। अच्छा, विवेकानंद भले ही हिंदू का झंडा उठाए रहे, लेकिन आखिरकार उनको शूद्र घोषित कर दिया। बंगाल में जब आए तो वहां के हाँ चटर्जी और बंदोपाध्याय ने रिजेक्ट कर दिया कि तू शूद्र है, हाँ तो हम संत का शुद्ध। दर्जा नहीं देंगे, नहीं दिया गया। तो कायस्थ जी बन जी करके यदि वो इस मुगालते में है कि बहुत ऊंचे जा रही हैं, तो वो दलितों से भी नीचे जा रही हैं। नीचे जा रहे नीचे जा हाँ, नीचे जा रही हैं, और उन्हें जो है वो वही रहना चाहिए। भाई जो वो हैं वो तो बनी रहे, तस्लीमा नसरीन ही रहे, तस्लीमा कायस्थ ना बने। रहे। हाँ, कैश ना बने बस, बिल्कुल बिल्कुल मेरी भी यही राय है। और अपने प्रगतिशील रूप को बनाए रखें तो उनके भी हित में है, और दलितों के साथ ही उनके हित जुड़े हुए हैं, हाँ क्योंकि भाई, हम असल सब में लोग उनको ये बराबरी खतरा और है। न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये तो सही बात है कि ये सरकार बड़ा रिस्क लेकर के उनको यहाँ रखे हुए है। भाई इस सरकार को तो कहा जाता है ये तो मुसलमान विरोधी सरकार है, और मुसलमानों का जी जी मुकम्मल विरोध करने वाली तस्लीमा नसरीन यहाँ रखे हुए हैं वो, तो उसको तो बेचारी को रखे उनके हुए संरक्षण में रह करके कुछ कहना ही है, नहीं तो कैसे रह पाएगी इस कहा मुल्क नहीं है, में। क्या नहीं। कभी भी उस पर हमला हो बिल्कुल मैं सकता समझ है, गया। कहीं भी हाँ हमला करा देंगे। समझ रहे, तो बिल्कुल ये है। बिल्कुल बंगाल मैं में समझ दूसरी गया। शक्ति, बंगाल में कम्युनिस्टों ने हाँ, कितना घोर विरोध किया। सुनील गंगोपाध्याय के घोर बारे में विरोध है। स्वयं तस्लीमा जी लिखते हैं कि उनको बिल्कुल जी बहाल नहीं जी किया, मतलब इतने प्रोग्रेसिव थे जी बंगाल के लोग, तो उन्होंने कभी नहीं, ममता जी भी वो साहस नहीं जुटा पाई हैं। तो वो तो एक अलग हाँ बात है, बिल्कुल क्योंकि वो भारत सरकार के संरक्षण में रह रही हैं। नहीं, वो रहे इस मुल्क में रहे, हम जी तो कहते हैं भारत सरकार उनको नागरिकता दे दे, और वो अपने जिस रूप में उसी हाँ रूप में बिल्कुल रहे, उसी रह रहे पहचान को बिल्कुल बनाए सही, रखें, ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। सर एक प्रश्न था, ये जो हाँ जी। तुलसी राम है उनका जो जो आत्मकथा है मुर्दैया के ऊपर, हम्म। मुर्दैया के ऊपर था। हाँ जी। मुर्दैया आत्मकथा में मैंने देखा, उसको पढ़ते हुए मैंने पाया कि हम्म। उन्होंने जो हमारे यहाँ दो तरह के हैं साहित्यकार दलितों के भीतर भी, हम्म। तो एक साहित्यकार हैं जिनका एक कम्युनिस्ट बैगेज है, जो वामपंथी लोगों के साथ अपने लड़ाई लड़ते रहे, वामपंथियों के साथ, क्योंकि वो भी न्याय और बराबरी की बात वामपंथी सवर्ण भी करते रहे हैं। तो उनके साथ एक लड़ने वाले दलित साहित्यकार हैं, और एक अम्बेडकरवादी स्वतंत्र रूप से लड़ने वाले दलित साहित्यकार हैं। तो बिल्कुल तुलसी राम बिल्कुल। जी वो कम्युनिस्टों के साथ उनकी काफी वो आत्मीयता रही है, उसके साथ वो यही लड़ते रहे यही हैं। कारण है, यही कारण है कि नामवर सिंह के चरण चूमते रहे वो, ये तो उनमें रही। जी जी नामवर जी सिंह से तो इसीलिए उन्हें उनके मान्यता मिली रही। जी हाँ। जी जी तो उसी में उनके उपन्यास में मैंने देखा कि जब वो अपने हाँ, ताऊ के आत्मकथा में। बारे में बात करते हैं, अपने चाचा के बारे में बातचीत करते हैं उस आत्मकथा हाँ। के अंदर, तो उनके लिए तू तड़ाक की बात करते हैं कि मेरा ताऊ वो चला गया, तू की भाषा में बात करते हैं। लेकिन जब उन्हीं का जो बाबू साहेब ठाकुर राजपूत, जब उसका थोड़ा उदार टाइप का है, वो जो सवर्णों के अंदर उदारों की वो प्रशंसा करते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा है।
राजपूत है इनके साथ भेदभाव नहीं करता, तो उसकी काफी प्रशंसा करते हैं। तो वो उन्हीं के हम उम्र है, फिर भी उसके लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए जिसको फेडरिक जेमेसन बोलता है राजनीतिक अवचेतन, तो उनके अवचेतन में क्या जातीयहीन भावना है तुलसीराम की, कि अपने ताऊ को तो तू तावा करते हैं और अपने सहपाठी को जो जिसको तू बोल सकते थे क्योंकि वो सहपाठी है लेकिन उसको आप बोलते हैं। तो इसके पीछे क्या अवचेतन की, जिसको फेडरिक जेमेसन उपन्यास का राजनीतिक अवचेतन बोलता है, वो हीन भावना है? आपकी राय में जानना चाहता हूँ। और क्या ये कम्युनिस्टों के जोड़े होने के कारण? जी जी नहीं, जयप्रकाश जी आपने सही प्रश्न उठाया, और इसी जो उनके आत्मकथा की जो शुरुआत का वाक्य है, तो वो कहते हैं कि हमारे तो यहाँ गुलामों की परंपरा रही है। इसको डॉक्टर धर्मवीर ने अटैक किया था। डॉक्टर धर्मवीर ने यहीं से उन पर वार किया था कि इनके पुरखे तो इस तरह के रहे हैं, माने वो ज्ञान से कटे हुए रहे, पूरी तरह उन्होंने अपने आप को बताया कि हम अज्ञानी लोग थे। तो अपनी वंश परंपरा को वो इस तरह से जोड़ते हैं, ये एक बड़ी विचित्र बात लगती है कि जबकि दलितों का यह है साहित्य जो है स्वाभिमान भरना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट का साहित्य, मोटिवेट को प्रेरणा देने वाला हो। लेकिन वो शुरुआत जब करते हैं, जहां धर्मवीर अटैक करते हैं उन पर, तो इसी रूप में करते हैं। देखिए असल में उनका ये रहा कि एक तो सही बात है ये कि देखिए उनको जेएनयू में जाकर के प्रोफेसरशिप मिली थी। जी जी तो प्रोफेसर नंदूराम जी, जबकि नंदूराम जी अभी हैं लेकिन तुलसीराम जी नहीं है, उन पर टिप्पणी करना मैं ज्यादा ठीक नहीं समझता हूँ। लेकिन फिर भी ना तो कहूंगा ही कि उनको वहां आसानी से वहां नौकरी प्रोफेसर नंदूराम जी के सौजन्य से मिली और वहां उन्होंने नौकरी की, लेकिन वहां उन्हें नौकरी करते हुए दंश नहीं भोगना पड़ा। इसलिए कि जेएनयू का एटमॉस्फेयर कम्युनिस्टों के कारण इतना तो था ही कि वहां जातिवाद उस तरह से माने था, तो यद्यपि जातिवादी नामवर सिंह का उजागर हुआ है चरित्र, खुद उर्मिलेश पत्रकार जी ने बताया है कि कितना जातिवादी नामवर सिंह रहे हैं, इसके बावजूद भी खुले रूप में जातिवाद वहां पर नहीं था, तो उनको वो दंश को झेलना नहीं पड़ा। और दूसरा, नामवर सिंह के संरक्षण में इनकी जिंदगी गुजरी है। तो आज जब किसी मालिक के, देखिए तुलसीराम की परेशानी ये रही कि उनका मालिक जो है ठाकुर रहा। जी 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 उनके बाप दादों के मालिक ठाकुर रहे और जेएनयू में पहुंच करके भी उनका संरक्षण जो है ठाकुर का मिला, उसको नहीं छोड़ पाए। कहा तो ये भी जाता है नामवर सिंह वो चरण छूते थे। मतलब ये कह रहा हूं कि जहां हमारे यहाँ बाबा साहब कहते हैं आसमान छुओ चरण नहीं छूना है, चरण किसी का नहीं छूना है, चरण नहीं पकड़ना है। यही कारण है कि नामवर सिंह कहते हैं कि भाई एक कोई आईएएस है वो आत्मकथा लिख रहा है, मैंने उसका नाम भी नहीं लेना चाहते, और तुलसीराम की मुर्दैया पर सारे मार्क्सवादी लट्टू होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें ये रहा है, देखिए तुलसीराम जी में ये रही है परेशानी कि वो अपने आकाओं को, मतलब ये रहा कि वो पढ़े लिखे एक तरह से जमींदारों के गुलाम उनके पुरखे रहे, हमारे पुरखे भी रहे, लेकिन वो पढ़े लिखे गुलाम थे उनके, जो पढ़े लिखे आका थे। माने जो नामवर सिंह के जो पुरखे थे उन्होंने गुलामी उनके पुरखों से कराई, और नामवर सिंह पीएचडी होकर के, ये पीएचडी धारी जो हमारा दलित है, इससे गुलामी इन्होंने कराई। जो कहना है वो कहा। यही कारण है कि वो स्टेटमेंट देते थे कि नहीं दलित साहित्य लिख सकता है सवर्ण, ये कहते रहे वो, जबकि हम सब लोग कहते थे कि नहीं लिख सकता है, लिख ही नहीं सकता है, और लिखना है तो किसने रोका है? तो वो नामवर असल में क्या है, देखिए मार्क्सवादी हो जाने से पर घालमेल अलग हो जाता है। दलित साहित्य की पहचान में साफ तौर पर है कि मार्क्स से हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। बिल्कुल, वही मैं आपसे सुनना चाहता था। जी जी जी, हम हमारे साथ, हमारे पास धर्म है, मार्क्सवादियों के पास धर्म नहीं है, हमारे पास धर्म है, लेकिन हमारा जो धर्म है उसमें ईश्वर नहीं है, उसमें महापुरुष है। हम किसी क्रांति में हिंसा में विश्वास नहीं करते, मार्क्सवादियों के यहाँ हिंसा है, हमारा उनसे कोई नाता नहीं बैठता है। हम सारा हल चाहते हैं अहिंसक प्रवृत्ति के द्वारा, संविधान के अंदर, हम संविधान और लोकतंत्र के अंदर। इनके यहाँ हंसिया कुदाल लेकर के रखते ही हैं, और यही कारण है कि हमारे लोग नक्सलाइट होकर के मारे गए, नहीं ये लोग कोई। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लोग मारे जाते हैं। दलित भी जो मार्क्सवादी बने हैं उनको गुलाम बन करके रखा है, इन्होंने गुलाम बना करके रखा, कभी उभरने नहीं दिया, कभी लीडर नहीं बनने दिया। से जितनी परेशानी दक्षिण पंथियों को है, उससे ज्यादा परेशानी वामपंथियों के, क्योंकि मजदूर की बात करते थे, अब मजदूर स्वयं अपनी बात करने लगा, तुम्हारी कौन सुनेगा? बिल्कुल भाई, मजदूर बात ये करते थे, स्वीपर की बात करते थे, धोबियों की बात करते थे, चमारों की बात करते थे, अब चमार अपनी बात करने लगा, अब तुम्हारी बात कौन सुनेगा? अब तो हम आ गए हैं, अब तो
जयप्रकाश वाल्मीकि अपनी बात कर रहे हैं, जयप्रकाश अपनी बात कर रहे हैं, कमल भारती साहब अपनी बात बिल्कुल करें, तुम्हारी किसी बिल्कुल बंदोपाध्याय, किसी मुखर्जी जी। चटर्जी की बात पे क्यों भरोसा करेंगे? आप क्यों ये भरोसा करेंगे? परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल। देखिए कि मैं ये कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में बंगालियों ने कभी अंबेडकर जयंती अच्छी तरह से नहीं मनने दी है। नहीं 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 मैंने नहीं वहां बनने दिए, नहीं बनने दिए। मैं देखिए वहां रह चुका अंबेडकर को हूँ। नहीं, अंबेडकर को कभी नहीं पहुंचने दिया। ये कभी कन्हैया पहुंचने कुमार भी दीजिए। अंबेडकर साहब को जेएनयू में लेके गया है तो जान बचाने के लिए गए। जान जब इनकी बचाने के लिए जान गया, पर आ बिल्कुल। जाती है तब इनको जय भीम याद आता है। वैसे लाल सलाम वाले हैं। अभी अल्लाह जेएनयू सलाम। में जब चुनाव होता है तो आप देखते हैं दलितों को किस तरह से बाहर कर देते हैं, और बाहर कर सारे देते जो सवर्ण है वो हैं। किसी प्रकार कौन भी किसी भी प्रकार के पंथी वो सब ब्राह्मण हो जाते हैं। एक हो तो जाते हैं, ये सब हमारे इनका खिलाफ छद्म एक है। हो जाते हैं। हमारे चलिए। दलित साहित्यकारों को मेरा मैसेज है कि दलित साहित्यकारों का किसी प्रकार का कोई कनेक्शन किसी और से, हमारा सीधा कनेक्शन बाबा साहब से है। यद्यपि ये बिल्कुल लोग बिल्कुल। कहेंगे कि नहीं बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने वो कहा हमने था। वो कहा था। बाबा साहब ने बहुत कुछ कहा था और बाबा साहब ने बहुत कुछ अनकहा छोड़ भी दिया हमारे ऊपर, क्योंकि वो ये बिल्कुल। नहीं मान रहे थे कि हमारे लोग तो मूर्ख ही पैदा होंगे। बाबा साहब ये मान हाँ के चल बिल्कुल रहे बिल्कुल। थे कि हमारी हमारी कौमों में सब मूर्ख ही पैदा नहीं होंगे। अरे भाई, कोई बाबा साहब को समझने वाले कुछ लोग तो होंगे। और हमारे जो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं देखता हूँ अभी कि अभी जो भी जेल के अंदर जा रहे हैं अम्बेडकरवादी, वो जो है वो अम्बेडकरवादी हैं जो मार्क्सवाद से जुड़े हुए हैं। मैं ये बड़ी मैं भी विचित्र यही बात बात रेखांकित करता हूँ हमेशा। जी जी, मैंने भी यही है। हाँ, ये बात नोटिस किया है, नहीं, जो अम्बेडकर बाद के देखिए, पिछलग्गू हैं। जो अम्बेडकरवादी है वो हिंसा की बात करेगा ही नहीं, तो काय को जेल जाना पड़ेगा? काहे को जेल जाना पड़ेगा? अम्बेडकरवादी बिल्कुल। की बात करेगा, हम हथियार उठाने की जी बात नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम बहुसंख्यक लोग हैं, लोकतांत्रिक लड़ाई हमारे लिए काफी है, हमारी मुक्ति के लिए, क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं। बाबा अम्बेडकर का मार्ग यही है, लोकतांत्रिक लड़ाई का मार्ग है। और हमें स्वतंत्र अपनी अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ चलना। नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण प्रोफेसर कालीचरण स्नेही को हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, तो थोड़ी प्रतीक्षा करें तो शायद वे दोबारा आ जाए। और उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बात कही कि जो दलित है उसका सीधा संबंध बाबा अम्बेडकर से है, और मार्क्सवाद वगैरह बाबा अम्बेडकर ने नहीं मार्क्स और बुद्ध करके किताब लिखी थी इस बात को स्पष्ट करने के लिए। तो सवर्ण मार्क्सवादियों का रास्ता हमारा रास्ता नहीं है। अगर हम उनके पीछे जाते हैं तो हमें उनका गुलाम बन के रहना पड़ता है, और वो हमें कभी भी लीडर बनने या कभी भी स्वतंत्र भूमिका नहीं देते। इसलिए हमें इन मार्क्सवादियों से बचना है। और बंगाल में हम देख सकते हैं कि अभी दलित साहित्य अकादमी बनने से कैसे बड़े हिंसक तरीके से उसका विरोध वहाँ के मार्क्सवादी कर रहे हैं, दलित अकादमी बनने का। और ये कभी भी हमारे साथ नहीं रहे और हमारे स्वतंत्र अस्तित्व के साथ नहीं रहे। तो हमें समझ लेना होगा कि हमें हमारा रास्ता इसका या उसका पिछलग्गू बनने में नहीं है, अपना स्वतंत्र रास्ता तलाश करने में है। हमारा स्वतंत्र रास्ता कबीर, अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार के से होकर गुजरता है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। और काफी मतलब स्पष्ट और काफी बोल्ड रूप से अपनी बात रखी कालीचरण सरेही प्रोफेसर साहब ने, और इससे हम लोग लाभान्वित हुए। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि दोबारा वो आ सके तो अच्छी बात होगी। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो नहीं आ पा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो दलित आत्मकथाओं के अंदर वैचारिकी है उसका उन्होंने जो विसर्जन किया उससे आप लाभान्वित हुए होंगे। और उन्होंने बताया कि कैसे उपेक्षित विधा, अन्य विधा समझा जाता था रिपोर्टाज और आत्मकथा को, दलितों ने इसको केंद्र में ला दिया। इससे दलितों की शक्ति का परिचय होता है कि दलित अगर लिखना शुरू कर दे तो कैसे उपेक्षित विधा को भी केंद्र में ला सकता है, उसे एक सशक्त विधा बना सकता है। और आज हमारी देखा देखी सवर्ण भी आज कथा लिखने में लग गए हैं। जैसे मनु भंडारी ने अपनी अपनी कहानी, या राजेंद्र यादव ने मुड़ मुड़ के देखता हूँ, ये सारी किताबें, आप फुजरी, रमणिका गुप्ता का आना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम किसी विधा को केंद्र में ला सकते हैं, हमारे लेखनी में कितनी ताकत है। और हमें दब के नहीं रखना है, गुलामी की परंपरा को अपनी परंपरा नहीं बनाना है। एसर्शन यानी अपने आप को जो एसर्ट करना है। और कुछ देर हम प्रतीक्षा करते हैं कि अगर आ सके अपना अंतिम निष्कर्ष रखने के लिए प्रोफेसर स्नेही साहब,
तो बहुत अच्छा होगा, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपके साथ। और दलित आत्मकथाओं को आप पढ़ें, ताकि ये जो वक्तव्य उनके बारे में रखा गया तो आप जान जाएंगे। दलित आत्मकथाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि दलितों के बारे में पहले भी सवर्ण साहित्यकारों जैसे कि अमृतलाल नागर ने लिखा उपन्यास अब मैं नाच्यो बहुत कुबाल, और यह पथ बंधु लिखा किसी नरस सक्सेना ने, और प्रेमचंद ने भी लिखा सूरदास रंगभूमि उपन्यास लिखा और उसमें गांधीवादी दिखाया दलित को। तो ये तमाम जो आत्मकथाएं थी, ये जो सॉरी जो उपन्यास लिखे गए, जगदीश चंद्र मासूम ने धरती धन्ना अपना लिखा, अनटचेबल अंग्रेजी में भी लिखा गया, वो क्या नाम है उसका, मुल्कराज आनंद द्वारा। तो दलितों के बारे में ऐसा नहीं था कि इन सवर्णों ने लिखा, इनकी मजबूरी थी लिखना, लेकिन ये सारे, जैसा कि कालीचरण सनेही जी ने बताया कि गेज दलित के ऊपर थी कि दलित कितना दयनीय है। इन्होंने अपने बाप दादाओं का अत्याचार, वो कितना क्रूर था, कैसे दलित महिलाओं को छेड़ता था, कैसे दलितों को झाड़ू बांधने पे मजबूर करता था। इन्होंने अपने बाप दादाओं का अत्याचार, जिनका अनुभव अपना अनुभव है, वो कभी नहीं लिखा। तो इस चीज को लिखने का काम दलित आत्मकथाओं ने इनके क्रूर चेहरे को दिखाया, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन हो, या मेरा बचपन मेरे कंधे पे हो, या अपने अपने पिंजरे हो। इन तमाम उपन्यासों में आप देखेंगे कि और आत्मकथाओं में कि इन्होंने ये गेज को शिफ्ट किया। इसमें जिसको बेल हुक्स बोलती हैं, बेल हुक्स का बताती हैं कि कैसे जो गेज का शिफ्टिंग, जो ब्लैक जो फिल्में बननी शुरू हुई तो गेज शिफ्ट हो गया वहां, लुकिंग फ्रॉम द ब्लैक आइज। तो उसी तरह दलित आइज, दलित ने घूर के देखा, गेज करके देखा उनके अत्याचारी चेहरे को और दिखाया अपनी आत्मकथाओं पे। अक्कर मासी हो या लक्ष्मण गायकवाड़ का उच्चल्या या उठाई गिर हो हिंदी में, तो उन्होंने उसका गेज को शिफ्ट कर दिया अत्याचारी के ऊपर। तो ये जो दलित स्टडी कर रहे थे तमाम, तिवारी, मिश्रा, पांडे, सतीश देश पांडे जैसे लोग, तो उसको शिफ्ट करके ब्राह्मण स्टडी, ब्राह्मण को उसके क्रूर चेहरे को अध्ययन करने का, स्टडी करने का अपने आत्म कथाओं के माध्यम से एक शुरुआत की। इसको बहुत ही अच्छे ढंग, स्पष्ट ढंग से और बहुत बोल्ड ढंग से स्पष्ट किया और बड़े जोरदार ढंग से रखा कालीचरण सनेही जी ने। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय दिया और उनसे गुजारिश होगी कि बात अधूरी रह गई है, हम सब फील कर रहे हैं। और ये आत्मकथाओं के एक पर्टिकुलर आत्मकथा, हर आत्मकथा पे थोड़ा थोड़ा वक्तव्य अगर वो देते तो और भी, जिसको बोलते हैं कि सामान्यकरण को विवरण की दृढ़ता से जोड़ना, कि विवरण ब्यौरे देना कि तमाम आत्मकथाओं से, चूंकि उनका अध्ययन बड़ा विस्तृत है और तमाम कथाओं की उन्होंने चर्चा की, आपने देखा, तो उन कथाओं के बारे में एक अलग जो केस स्टडी जिसको बोलते हैं, जूठन हो या तिरस्कृत हो या मेरा बचपन मेरे कंधे पे हो, या बहुत सारे अभी तक तो उपन्यास आ चुके हैं, दया पवार का बलूत या अछूत जो उपन्यास है, इन सब के बारे में फिर से विचार रखें और इसी तरह आज जिस तरह उन्होंने हमें लाभान्वित किया अपने विशाल अनुभव से, तजुर्बे से, वो हमें लाभान्वित करें। और दुख की बात है कि वो दोबारा नहीं आ पाए। मैं तब से अपेक्षा कर रहा, प्रतीक्षा कर रहा था उन्हीं को। और उन्होंने ये जो लाल सलाम वाले हैं, इनका भी काफी, अस्सलाम वालेकुम अदनान मुस्तफा जी, तो वो उनसे बचने की जरूरत है। ये जो रेड लाइट से जिस तरह हम लोग बचते हैं, लाल खतरे का निशान है, तो ये जो सवर्ण कम्युनिस्टों का लाल है, दलितों के लिए खतरे का निशान है, इससे बचने की जरूरत है। दक्षिण पंथी और जो वामपंथी, इनसे बचने की जरूरत है। हम लोग न दक्षिण पंथी है न वामपंथी, हम सारे अम्बेडकर पंथी हैं। अम्बेडकर का ही रास्ता हमारा सही रास्ता है, उसी रास्ते पे चलने की जरूरत है। यही बात कालीचरण सनेही जी ने बोली। ये जो रास्ता है लोकतांत्रिक हमारा, जो अम्बेडकर ने सुझाया, यही हमें मुक्ति तक ले जाएगा, यही मुक्ति का मार्ग है। और इसकी विशाल परंपरा सिद्धनाथ, कबीर, रैदास, नानक, अम्बेडकर, पेरियार से होते हुए हमारे तक आया है और इस पे चलने की जरूरत है। तो वो कालीचरण सनेही सर को शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय पसमानदा, जय भारत, जय अम्बेडकर, जय सावित्री फुले।